हम इंटर प्रोसेस कर रहे हैं। तो इंटर प्रोसेस हमारा कहता है कि जब भी मटेरियल को एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट किया जा रहा है तो उस टाइम पे आप प्रोसेस के मटेरियल को कितने प्रॉफिट पे शिफ्ट करना चाहते हो, या जब भी आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जा रहे हो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आ रहा है, उस मटेरियल का मार्केट प्राइस क्या है, क्या उस प्रोडक्ट को एक मटेरियल एक प्रोसेस तक ही कंटिन्यू करके आगे कंटिन्यू करना बेनिफिशियल है या नहीं है। आप जब भी दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफ़र कर रहे हो, अभी तक हमने किया था जैसे प्रोसेस 1 बनाया उसके लास्ट में लिख दिया बाय ट्रांसफ़र टू प्रोसेस 2 अकाउंट। जब प्रोसेस 2 बनाया तो उसमें हम 2 करके लेके आए थे, टू प्रोसेस 1 यानी हम वहाँ से लेके आए। अब तक जो हमने ट्रांसफ़र किया था मटेरियल वो हमने सिर्फ कॉस्ट बेसिस पे किया था, लेकिन हमने साथ में ये भी पढ़ा था, एक एग्जाम्पल था हमारे पास कि हमने 40% बेचा था और 60% हमने अगले प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया था। याद है ना बच्चे, वो हमने किया था ना क्वेश्चन। जितना टोटल किसी प्रोसेस में आपका प्रोडक्शन था या जितने मटेरियल्स आपके पास थे उसका 40% हमने बेचा था, 60% हमने नेक्स्ट प्रोसेस में शिफ्ट किया था। अच्छे रिमेंबर दैट क्वेश्चन। यस मैम। ठीक है, तो अब ये कह रहा है कि वो जो आपने 40% बेच दिया था दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट करने से पहले, तो उस पर हमने कुछ प्रॉफिट भी कमाया था। हमने सारे लॉसेस तो क्रेडिट साइड पे डाले थे, जैसे बाय लॉस इन वेट, बाय नॉर्मल लॉस, बाय एबनॉर्मल लॉस, और अगर एबनॉर्मल गेन है तो वो हमने 2 वाली साइड पे लिखा था। फिर हमने स्क्रैप या रेजिडुअल सेल किया था। नॉर्मल लॉस को अगर हम बेच रहे थे उससे कुछ मिला था तो ये सब भी हमने क्रेडिट साइड पे डाला था। अब मेरे पास आता है इंटर प्रोसेस प्रॉफिट, यानी अब अगर हम अगले प्रोसेस में बेचने से ट्रांसफ़र करने से पहले मटेरियल को बेच रहे हैं तो हम कितने प्राइस पे बेचेंगे और कितने प्रॉफिट पे बेचेंगे, या फिर दूसरे प्रोसेस में जब आप शिफ्ट करोगे अपने मटेरियल को या अपनी क्वांटिटी को तो आप कितने प्रॉफिट्स उसमें ऐड करना चाहते हो। ये जो प्रॉफिट्स आपने ऐड करने या तो कॉस्ट प्राइस पे होंगे या फिर ट्रांसफ़र प्राइस पे। अब आपने बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे वो उस दिन जो क्वेश्चन किया था वो कह रहा था 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। फिर हमने कहा था लेट सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20, तो कॉस्ट 80 आ गई थी। हमने कॉस्ट इसलिए निकाली क्योंकि हमारे पास प्रोसेस अकाउंट में कॉस्ट निकलती है। सेम केस अगर ये कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस पे तो आप निकाल लोगे वही 80 वाला फंडा करके, या फिर जो भी आपके पास लागत आती है उसके बाद ट्रांसफ़र प्राइस पे यहाँ पे सेम आप इसको सेलिंग प्राइस अज्यूम करके चलोगे। रीज़न कह रहे हैं कि किन बेसिस पे आप एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब शिफ्ट कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट्स कैसे आते हैं, उन प्रॉफिट्स का रीज़न क्या है। पहला, आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मार्केट प्राइस के साथ कंपेयर करने के लिए हम देखते हैं कि जितना मटेरियल हम शिफ्ट कर रहे हैं ये हम कितने प्रॉफिट पे कर रहे हैं या लागत पे कर रहे हैं, कॉस्ट पे कर रहे हैं। सेकंड, हर डिपार्टमेंट और हर प्रोसेस को चेक करने के लिए क्या आपका वो डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। थर्ड, क्या हमें प्रोसेस को ही कंटिन्यू रखना है या फिर मार्केट से बना बनाया उठा लें। फोर्थ, अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को सीक्रेट रखने के लिए ताकि आप अपना जितना प्रोडक्शन कर रहे हो उसको आप मार्केट वाले प्रोडक्शन से कंपेयर कर सको। और लास्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आप पढ़ चुके हो, जो आप कहते हो पैमाने की बचत बोलते हैं शायद हिंदी में। आप जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करते हो उतनी ज़्यादा आपकी लागतें कम होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब ये कह रहा है कि आपने जब इंटर प्रोसेस प्रॉफिट की बात करनी है तो इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अच्छे से मेंशन करते हैं, लेकिन जब आप सेकंड, थर्ड या फोर्थ प्रोसेस में जब मटेरियल को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज होती है वो है कि अगर आपने प्रोसेस 1 में ही मटेरियल पे प्रॉफिट ऐड कर दिया तो प्रोसेस 2, प्रोसेस 3 जितना भी आगे कंटिन्यू करेंगे वो मटेरियल आपको एक्सेस शो करेगा क्योंकि उसमें प्रॉफिट ऑलरेडी इंक्लूड है। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट रॉन्ग हो जाता है क्योंकि माना जाएगा कि कोई बिजनेस अपने आप से ही प्रॉफिट अर्न कर रहा है, अपने बिजनेस में प्रोसेसिंग कर रहा है और प्रॉफिट अर्न कर रहा है, जो कि गलत हो सकता है। तो इस रॉन्ग कन्वेंशन को रिमूव करने के लिए जो भी हमारा स्टॉक आता है हम उस स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे लिखेंगे
प्रॉफिट को अलग लिखेंगे। अब तक जो आपने प्रोसेस अकाउंट बनाया, 2 कॉलम बनाते थे, एक यूनिट्स वाला, एक अमाउंट वाला। अब हम 3 कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे यूनिट्स की बात रेयर ही होगी भी तो हम 2 या बाय वाली साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे हम 3 कॉलम बनाएंगे। पहला हम बनाएंगे टोटल वाला, दूसरा हम बनाएंगे कॉस्ट का, और तीसरा हम अलग से बनाएंगे प्रॉफिट का, ताकि अगर हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में शिफ्ट करते टाइम कुछ प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो वो प्रॉफिट स्टॉक में कितना है, ताकि वो स्टॉक हमारा जो अगले प्रोसेस में जाएगा उसकी लागत, उसकी कॉस्ट और प्रॉफिट को हम अलग अलग चेक कर सकें। इसीलिए इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें कहा था कि आप स्टॉक को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे वैल्यूएट करो। नेक्स्ट पेज पे आइए। जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हो क्लोजिंग स्टॉक में, बच्चे जैसे अगर प्रोसेस 1 का क्लोजिंग है तो वो प्रोसेस 2 का ओपनिंग हो जाएगा। जैसे आप अब तक लिखते थे बाय प्रोसेस 2, जब सेकेंड प्रोसेस करो तो 2 प्रोसेस 1, उसके बाद उसके बाकी एक्सपेंसेस। सेम यहाँ पे आपको पिछले प्रोसेस से स्टॉक उठा के लाना है, उसका जितना भी मटेरियल है वो पिक करना है। ये आप कैसे करोगे, यहाँ पे आपको 2 चीज़ों की बात आएगी। पहला रियलाइज्ड प्रॉफिट, यानी कितना प्रॉफिट आप कमा रहे हो। दूसरा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो आपने अभी तक कमाया नहीं, वो वाला प्रॉफिट जो अभी तक आपकी यूनिट्स सेल होने से पेंडिंग है, बची हुई हैं। तो अनसोल्ड यूनिट्स में आपका जितना प्रॉफिट इंक्लूड है वो प्रॉफिट अभी आपने नहीं कमाया, इसलिए वो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। रियलाइज्ड प्रॉफिट, जितनी क्वांटिटी मैंने सेल कर दी उसके ऊपर जितना प्रॉफिट कमाया वो, प्लस जितना मेरा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था, ये मेरे रियलाइजेबल प्रॉफिट। और अनरियलाइज्ड, जो अभी तक क्लोजिंग स्टॉक बिका ही नहीं है, जब बिका ही नहीं तो प्रॉफिट भी नहीं कमाए, इसलिए वो अनरियलाइज्ड। बच्चे इन दोनों प्रॉफिट के मीनिंग क्लियर हैं? यस मैम। अभी क्वेश्चन करेंगे, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया 3 कॉलम बनेंगे, तो आप जब तक अब तक ऐसे लिखते थे 2 मटेरियल, 2 वेजेस, 2 एक्सपेंसेस, ये सारा टोटल होता था आपका कॉस्ट वाली साइड का, डेबिट साइड का। दूसरी साइड हम लिखते थे, मान लीजिए मैं सीधा लिखती हूँ बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2, तो इसका मतलब वो क्लोजिंग स्टॉक आ गया प्रोसेस 1 का। अब आपने डेबिट साइड वाला सारा टोटल उठा के अगर कोई क्लोजिंग स्टॉक है तो माइनस करना है। जैसे आप नेट प्रॉफिट्स निकालते थे, सारा टोटल किया, टोटल करने के बाद आप क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करके या सेल्स उसको माइनस करके आपके प्रॉफिट्स आते थे। सेम केस यहाँ पे भी आएगा। आपने स्टॉक की वैल्यू कैसे निकालनी है, टोटल करना है डेबिट साइड का, स्टॉक से पहले सिर्फ कॉस्ट का डिवाइड बाय टोटल। बच्चे इसको एग्जांपल से करेंगे, आपको अपने आप अच्छे से क्लियर होएगा। सिर्फ आप एक्चुअल रियलाइज्ड प्रॉफिट देखो, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जितने आपने डिसाइड किए थे, प्लस आपके ओपनिंग स्टॉक में कितने प्रॉफिट इंक्लूड हैं, क्योंकि वो आपका ड्यूरिंग द ईयर बिक जाएगा, इसलिए उनको ऐड करना है, माइनस जो प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड है उनको माइनस कर दो। आई रिपीट, जितने प्रॉफिट आपने डिसाइड किए हैं प्लस ओपनिंग स्टॉक में इंक्लूड हुए प्रॉफिट ऐड करने हैं और क्लोजिंग स्टॉक वाले माइनस करने हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक तो आपका ईयर के एंड में बचा हुआ है। तो जो स्टॉक हमने बेचा ही नहीं, उनके प्रॉफिट्स को भी हम इस साल के कमाए गए प्रॉफिट्स में ऐड नहीं कर सकते। आगे 2 फॉर्मूलाज है कैसे कैलकुलेट करना है। ये कह रहा है अगर कॉस्ट पे करेंगे, मान लीजिए 20% है तो हम कर देंगे कॉस्ट, मान लो कॉस्ट है 10,000 आ रही है, 10,000 का सीधा 20% निकाल दिया। अगर ये कह रहा है ट्रांसफ़र प्राइस पे, तो फिर हम वही वाला क्वेश्चन जो हमने पहले किया था 20% ऑन सेलिंग प्राइस, तो हमने 20/80 किया था। सेम केस अगर मैं कहती हूँ 20% मैंने प्रॉफिट अर्न करना है ट्रांसफ़र प्राइस पे, तो मैं कहूँगी कॉस्ट, मान लीजिए 10,000, 10,000 गुना 20/80। उसके बाद है रिजर्व फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट कमाया ही नहीं तो उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अर्नड में नहीं लिख सकते। इसीलिए इस तरह के प्रॉफिट को, जो कि अभी हमने कमाया ही नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मिस रिप्रेजेंटेशंस को रोकने के लिए और ज़्यादा प्रॉफिट शो ना हो, इसके लिए हम एक अलग से रिज़र्व बनाते हैं। उसे बनाने का पर्पस है
कि आपके क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है और उसके प्रॉफिट कितने हैं और उनका टोटल कितना है, यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट दैट वुड बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस। आप इनको डिफ्रेंशिएट करके इसलिए लिखते हो ताकि आपका क्लोजिंग स्टॉक आपके प्रॉफिट्स इंक्लूड होने की वजह से ज़्यादा प्राइसेस पे शो ना हो। हमने एक कॉन्सेप्ट किया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक को किस पे लिखते हैं, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। आप ये प्रोविज़न यूज़ करते हो। हम कॉस्ट पे इसलिए लिखते हैं, प्रॉफिट इसलिए ऐड नहीं करते ताकि हमारे बिजनेस ज़्यादा अमाउंट शो ना करें। इसका क्वेश्चन देखिए, एक प्रोडक्ट है, बहुत सारे 3 प्रोसेस से होके निकल रहा है। हर प्रोसेस का जो आउटपुट है उसको हम अगले प्रोसेस में शिफ्ट कर रहे हैं। किस पे कर रहे हैं, प्राइस कैलकुलेटेड टू गिव ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन ट्रांसफ़र प्राइस। यानी कि जब भी आप प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में जाओगे तो 20% प्रॉफिट अर्न करना है, प्रोसेस 2 से जब 3 में जाओगे तो फिर से 20% ऐड करना है। ब्रैकेट में कह रहे हैं 25% ऑन कॉस्ट प्राइस। बच्चे ये वही क्वेश्चन आ गया जो हमने पहले किया था। लेट ट्रांसफ़र प्राइस इज इक्वल टू 100, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20, देन कॉस्ट इज इक्वल टू 100 माइनस 20 दैट इज 80। तो यहाँ पे हम करेंगे 20/80 गुना 100, तो ये मेरे पास 25% निकल के आया, वही दे रखा है कॉस्ट प्राइस पे। अब कह रहे हैं प्रोसेस 3 का जो आउटपुट है उसको मैंने फिनिश्ड वाले में ट्रांसफ़र करना है इन्हीं बेसिस पे, यानी कि जब तीसरे प्रोसेस से फिनिश्ड गुड्स में हम फिनिश स्टॉक में गुड्स को ट्रांसफ़र करना है तो भी 20% प्रॉफिट अर्न करना है। हर प्रोसेस में जो कॉस्ट है उसको आपने प्राइम कॉस्ट में इंक्लूड करना है। बच्चे प्राइम कॉस्ट हमने किया था स्टार्टिंग में, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों के कॉम्बिनेशन को हमने प्राइम कॉस्ट कहा था। उसके बाद डाटा दे रखा है, मटेरियल लेबर स्टॉक ऑन 31 मार्च। 31 मार्च का मतलब क्लोजिंग स्टॉक है ये। तो प्रोसेस 1, 2, 3 और 4 फिनिश्ड सब में दे रखा है। सेल्स दे रखी है जो फिनिश्ड वाले की हमने की है 72,000। बच्चे ये सारी फिगर्स हमें रुपीज़ में दी हुई हैं, यूनिट्स में यहाँ कुछ भी नहीं है। अब कह रहा है आपको प्रिपेयर क्या करना है, प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट बनाना है। उसमें आपने हर प्रोसेस में कितना प्रॉफिट कमाया जो कि 20% है उसको भी दिखाना है, एक्चुअल कितना प्रॉफिट कमाया और बैलेंस शीट में आपका स्टॉक कितना अपीयर करेगा वो